नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम NCERT में कक्षा 12 के भूगोल की पुस्तक 2 जो है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी शुरुआत करेंगे आज से और इसमें हम पार्ट 1 पर चर्चा करेंगे। आज भारत में जनसंख्या का वितरण, उसकी वृद्धि, उसका घनत्व और उसका संगठन कैसा कैसा है। तो हम पिछले वीडियो में भी विषय में जनसंख्या पर चर्चा करके आए हैं कि जनसंख्या का मतलब है जन की संख्या या लोगों की संख्या, और जनसंख्या के 2 प्रकार पर जनसंख्या आश्रित होती है, एक उसके मुख्य घटक और एक उसके अन्य घटक। तो पहले जो 3 घटक है वितरण, वृद्धि और घनत्व, ये तो मेन कंपोनेंट्स हैं, जबकि अन्य 5 साक्षरता, लिंगानुपात, उसके अलावा आयु वर्ग, इसके अलावा व्यवसायिक संरचना, ये जनसंख्या के अन्य जो है वो घटक थे। तो कक्षा 12 के बुक सेकंड के पार्ट 1 पर चर्चा करते हैं। भारत में अब हमने पहली पुस्तक में सारा जो काम है वो विश्व स्तर पर किया है, परंतु इस पुस्तक में हम जितना भी काम है वो भारत का करेंगे। तो वो जो जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि हमने पढ़ी है उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में जानेंगे। तो करते हैं शुरू जनसंख्या पर। जनसंख्या, चलिए बात करके आए हैं जन की संख्या या लोगों की संख्या जो है वो क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। अब इस जनसंख्या के 3 घटक हैं, वितरण यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा उसका घनत्व और तीसरा इसकी वृद्धि। तो घनत्व, वितरण और वृद्धि 3 बिंदु है। वितरण पर हमने पहले भी बात की है कि सामान्य तौर पर जनसंख्या कहां कहां निवास करती है उसे वितरण कहा जाता है। वृद्धि किसी निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में हुआ परिवर्तन जो है वो वृद्धि कहलाता है, धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। और वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो वो वृद्धि दर कहलाती है। तीसरा पॉइंट घनत्व, प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है वो घनत्व से उसे व्यक्त किया जाता है, और इसके 5 प्रकार हैं। तो ये 3, पहले हम 2011 के आंकड़ों की बात करते हैं तीनों बिंदुओं पर। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, 121 करोड़ है। वितरण की बात कर रहा हूं। घनत्व में बात करूं तो 2011 के अनुसार भारत का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, मात्रक जरूर लगाना है। और 2001 की तुलना में इसमें 57 अंक की वृद्धि हुई है। पूरा डिटेल से इस पर बात करेंगे अपने। वृद्धि जो है भारत की 2011 के अनुसार 17.64% रही है। यह है दशकीय वृद्धि दर। और 2011 में ही वार्षिक वृद्धि दर 1.64% रही है। तो 2011 में दशकीय तो 17.64 और ईयरली जो ग्रोथ रेट है वो 1.64% रही है। पहले तो ये 3 डाटा। अब वितरण की बात करें तो कहां कहां कितने कितने लोग निवास करते हैं। और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है वो किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश राज्य की है। उत्तर प्रदेश के बाद में नंबर 2 पर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में बिहार, बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद में आंध्र प्रदेश। ये भारत में टॉप 5 जनसंख्या वाले राज्य हैं कि इनका जनसंख्या घनत्व इतना इतना है। अगर वही हम केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो दिल्ली की है। वो किसकी है?
दिल्ली की है। ये बात पहले हम ध्यान रखेंगे कि वितरण में क्या क्या है। ठीक है, चलिए अब जनसंख्या का वितरण भारत में असमान है। यानी अगर आप भारत के उत्तर मैदान के राज्यों को देखेंगे तो आप देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तीनों वही के स्टेट है। अब हम पहले जलवायु के कारकों पर बात कर आए हैं कि कौन कौन से कारक जो हैं वो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। अब उनमें पहला कारक था जलवायु, जल, मिट्टी और धरातल। अब उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में मिट्टी उपजाऊ है, गंगा के मैदान में आता है सारा का सारा क्षेत्र। इसके अलावा यहां जो है जल की उपलब्धता है। तीसरा, जितना भी भाग है वो समतल मैदानी भाग है, इसलिए इनमें जनसंख्या जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलती है। तो एक तो ये बात ध्यान रखेंगे कि भारत में किन किन में जनसंख्या सर्वाधिक है। इसके बाद में अब जनसंख्या का वितरण सदैव 4 कारकों पर निर्भर करता है। भौतिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक। पेपर में प्रश्न आ सकता है कि जनसंख्या का वितरण भारत में किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो 4 कारक हैं, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। इन 4 कारकों पर निर्भर करता है। अब आप देखेंगे कि भारत में जो उत्तर के मैदान वाले राज्य हैं, साथ में जो तटीय क्षेत्र के जो राज्य हैं, वहां जनसंख्या आपको मध्य की तुलना में सदैव क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। हिमालय पर्वतीय भाग में जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, वो भारत के लगभग 16% भाग पर है, परंतु फिर भी वहां भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 4% ही पाया जाता है। क्योंकि भारत की लगभग 76% पॉपुलेशन जो है वो इन 5 राज्यों के अलावा आप छत्तीसगढ़ को देख लेंगे, एमपी को देख लेंगे, राजस्थान को देख लेंगे, पंजाब को देख लेंगे, हरियाणा को, इन्हीं के अंदर ही क्या करती है, निवास करती है। अब एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि 2001 में भारत की जनसंख्या 102 करोड़ थी और आप एक अनुमान लगाएंगे कि लगभग 10 सालों में लगभग 19 करोड़ लोग भारत में बढ़ गए हैं, जो कि यूपी की जनसंख्या के बराबर है। यानी इतनी जनसंख्या बढ़ी है जो कि यूपी की कुल जनसंख्या के बराबर है अभी। अब भारत में जनसंख्या का वितरण जो है, आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में लगभग 1.04% ही पॉपुलेशन निवास करती है। सिक्किम के अंदर भारत की सबसे कम है, फिर मिजोरम है, तो अरुणाचल प्रदेश है। ये कम जनसंख्या वाले राज्य हैं, जबकि ये जो है अधिक जनसंख्या वाले राज्य है अभी। चलिए आगे। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या के वितरण के कारण किन किन चीजों का निम्नीकरण हुआ है, किन किन चीजों पर इन्होंने प्रभाव डाला है। जनसंख्या के बढ़ने से जल की गुणवत्ता का निम्नीकरण होना शुरू हो गया है, भूमि का निम्नीकरण होना शुरू हो गया है, जीवन जो है उसकी दशाएं जो है वो अब उन पर भी समस्या पैदा होना शुरू हो गई है। तो जनसंख्या का वितरण बढ़ने से 3-4 कारक भी महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट है जनसंख्या का घनत्व। अभी मैंने बात की कि 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है, जबकि 2001 में ये जनसंख्या घनत्व 327 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और आप 2001 से 2011 में अंतर देखेंगे तो 57 अंक जो है वो बढ़ गया है भारत का जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व को वही बात कि प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। और इसकी जो मेन बात है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और जबकि सबसे निम्नतम जनसंख्या वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 की जनसंख्या के अनुसार। तो जब भी भारत में आपसे जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा जाए तो पहले परिभाषा लिखनी है, फिर ये दो डाटा, फिर कौन सा अधिकतम का राज्य है, कौन सा न्यूनतम का राज्य है। इसी के साथ अगर मैं जनसंख्या घनत्व में केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है, 11,322 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और सबसे कम है अंडमान और निकोबार का 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये हम जनसंख्या घनत्व के डाटा ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही भारत में दो राज्य ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 1000 से ऊपर है। एक हमने देख लिया बिहार का 1102, साथ में एक और ध्यान रखेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का घनत्व 1049 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 1049 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सॉरी, आप इसको 1029 करेंगे, 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व के बारे में अब वही कि उत्तर भारत के जो राज्य हैं वो अत्यधिक बसे होने के कारण वहां जनसंख्या घनत्व क्या है, ज्यादा। देखो आप राज्य में जनसंख्या में भी वही, और देखो बिहार भी आ रहा है, उसके अलावा पश्चिम बंगाल भी आ रहा है, इनका जनसंख्या घनत्व क्या है, ज्यादा है। चलिए अब आपकी किताब में जनसंख्या घनत्व पर दो बिंदु साथ में लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है कृषि घनत्व और एक लिखा हुआ है कायिक घनत्व। बहुत बार पूछा गया है इनका सूत्र। तो कृषि घनत्व क्या होता है, एग्रीकल्चर डेंसिटी, और दूसरा है कायिक घनत्व। ध्यान रखना है कृषि घनत्व में हमेशा कृषक जनसंख्या बटे में कुल कृषि क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है, बटे में कुल कृषि क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है। जबकि कायिक घनत्व में कुल जनसंख्या में कुल कृषि भूमि का भाग दिया जाता है, कुल कृषि भूमि क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है। ये दो सूत्र ध्यान रखेंगे कि जब भी पेपर प्रश्न आए कि कृषि घनत्व क्या होता है तो ध्यान रखेंगे कि जब कृषक जनसंख्या व कृषि भूमि क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करते हैं तो वो कौन सा घनत्व होता है, कृषि घनत्व। और कायिक घनत्व में क्या होता है, कुल जनसंख्या में। यहां तो कृषक जनसंख्या है, यहां टोटल पॉपुलेशन में आप कुल एग्रीकल्चर लैंड को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कायिक घनत्व जो है वो आएगा। ये पहले दो बिंदु थे, जनसंख्या का वितरण भारत में और जनसंख्या का घनत्व। अब हम तीसरे बिंदु पर बात करेंगे, जनसंख्या की वृद्धि कैसी है भारत में। बहुत बार यहां से प्रश्न आया है भारत में। अब वही कि किन्हीं दो निश्चित समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में हुआ परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। यह धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, और इसे वृद्धि दर में व्यक्त किया, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, जिसे वृद्धि दर कहते हैं। चार प्रकार की होती है, हम बात करके आए हैं पहले भी, प्राकृतिक वृद्धि, वास्तविक वृद्धि, धनात्मक और ऋणात्मक। अब हमें जो मेन बात रखनी है कि अब तक भारत में सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या की वृद्धि किन दशकों के मध्य हुई है। तो ध्यान रखेंगे 1911 से 1921 के बीच भारत में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है, और ये रही है माइनस में 0.31%, माइनस में 0.31% थी 1911 से 21 में न्यूनतम। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर
सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो रही है वो रही है 1961 से 1971 के काल में, और ये रही है 24.80%। ये रही है 24.80%। तो दो पहले ये बातें हम ध्यान रखेंगे कि भारत में जनसंख्या वृद्धि किन किन दशकों में सर्वाधिक रही है। वर्तमान भारत में 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जो है वो मेघालय राज्य की रही 27.1%, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि नागालैंड राज्य की रही माइनस में 0.6%, माइनस में 0.6% रही नागालैंड राज्य की। एक तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। अब हम पहले भी बात करके आए हैं कि जनसंख्या की वृद्धि 3 कारकों पर निर्भर करती है, जन्म पर, मृत्यु पर और प्रवास पर। और जन्म और मृत्यु का अंतर हम पहले भी जानते हैं। कौन सी वृद्धि कहलाता है? प्राकृतिक वृद्धि कहलाता है, नेचुरल ग्रोथ होती है ये। और जब जन्म और मृत्यु के साथ प्रवास शामिल किया जाए तो वो वृद्धि वास्तविक वृद्धि होती है। अब इसमें एक बात, प्रवास को ये अभिप्रेरित कारक भी कहते हैं। ये कहते हैं कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि के लिए 2 कारक उत्तरदायी हैं, प्राकृतिक कारक और अभिप्रेरित कारक। अभिप्रेरित कारकों में प्रवास और जबकि प्राकृतिक कारकों में जन्म व मृत्यु को शामिल किया गया है। अब भारत में क्या है, जनसंख्या वृद्धि को 4 काल में बांटा गया है। कितने काल में? 4 काल में बांटा गया है। पहला काल जो है वो है 1901 से 1921 का काल, जिसे मंद वृद्धि का काल कहते हैं। दूसरा जो काल है वो है 1921 से 1951 का काल, जिसे स्थिर वृद्धि का काल कहते हैं। तीसरा है 1951 से 1981 का काल, जिसे तीव्र विस्फोट का काल कहते हैं। और अंतिम है 1981 से वर्तमान तक का काल, जिसे घटती वृद्धि दर का काल भी कहते हैं। कुल 4 कालों में भारत में जनसंख्या को बांटा गया है। भाई जनसंख्या की वृद्धि को 4 कालों में बांटा गया है। पहला है 1901 से 1921 का काल, जिससे कि हम मंद वृद्धि का, 21 से 51 को स्थिर वृद्धि का, 51 से 81 को तीव्र विस्फोट का और 81 से वर्तमान को घटती वृद्धि दर का काल कहते हैं। अब हुआ क्या कि पहली अवस्था की बात करते हैं, इन पर अब थोड़ा डिटेल से देखते हैं। तो पहले काल की बात करते हैं 1901 से 1921 तक। अभी हमने बात की, इसे कौन सा काल कहते हैं? मंद वृद्धि का काल कहते हैं। इसमें हुआ क्या, 1901 से 11 में या 21 में भारत की जनसंख्या वृद्धि को अत्यधिक मंद दर्ज किया गया। अब 11 से 21 में मैंने आपको बताया कि ऋणात्मक चलेगी, तो जनसंख्या वैसे ही कम होनी थी और उस समय इतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी कि बचाया जा सके। तो चिकित्सा की निम्न सुविधाएं, असाक्षरता यानी निरक्षरता का होना, महिलाओं की स्थिति का अच्छा न होना, इन सब की वजह से जनसंख्या जो है वो मंद बनी रही। तो इसमें कारण ध्यान रखेंगे, निम्न स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाएं, इस समय निम्न स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाएं। इसी के साथ में ध्यान रखेंगे कि निरक्षरता, भोजन की आपूर्ति नहीं है, भोजन की आपूर्ति का न होना है, उसका अपर्याप्त वितरण, ये मोटे तौर पर उच्च जन्म दर
और उच्च मृत्यु दर के लिए भी महत्वपूर्ण कारक था। इस समय जनसंख्या जो है वो मंद दर्ज की गई। जब 1921 से 1951 का काल आया दूसरा, जिसको हम स्थिर वृद्धि का काल कहते हैं, 1921 को भारतीय जनसंख्या का प्रथम महान जनांकीय विभाजक कहते हैं। तो ये प्रथम जनांकीय विभाजक है भारत की जनसंख्या में, क्योंकि इस सन के बाद भारत में कभी भी जनसंख्या में कमी दर्ज नहीं की गई, हमेशा क्या हुई है, वृद्धि ही हुई है। अब इसमें क्या हुआ, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार होना शुरू हुआ। अब चिकित्सा सुविधाओं में सुधार होना शुरू हुआ तो लोग अब बीमारियों से बचने लगे और जनसंख्या की मृत्यु दर में क्या आनी शुरू हुई, गिरावट आनी शुरू हुई। जन्म दर तो यद्यपि उच्च बनी रही, परंतु मृत्यु दर में गिरावट आने से जनसंख्या जो है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ना शुरू हुई गई। तो पिछली अवस्था की तुलना में इसमें उच्च जन्म दर शामिल की गई। बाकी इसमें द्वितीय विश्व युद्ध भी एक महत्वपूर्ण कारक रहा। अब तीसरी अवस्था की बात करते हैं, जो कि 1951 से 1981 में थी। और 1951 को के बाद में इसको बोलते हैं तीव्र विस्फोट का काल। हुआ क्या, 1951 को भारतीय जनसंख्या का द्वितीय जनांकीय विभाजक कहते हैं, क्योंकि इसके बाद में भारत की जनसंख्या में तीव्र विस्फोट से क्या हुई, वृद्धि हुई। औसत वार्षिक दर जो है भारत की लगभग 2.2% पे आ गई, जो विश्व के लगभग वर्तमान के बराबर थी उस वक्त। तो अब वर्तमान में तो 1.64 है वार्षिक, तो 2.2 जो है वो वार्षिक होगी। दूसरा ये कहते हैं कि भारत में आजादी के समय इस समय तिब्बतियों, बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों का भी भारत में क्या हुआ, प्रवास हुआ, जिसकी वजह से भारत में जनसंख्या क्या होने लगी, बढ़ने लगी। यह भी एक उत्तरदायी कारक रहा भारतीय जनसंख्या में, वहां से आए हुए लोग। इसमें हमने विकासात्मक कार्य पर ध्यान दिया, लक्ष्यों के माध्यम से देश में आजादी के बाद कृषि का, फिर उद्योगों का, फिर बिजली का, इन सब की व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया गया। तो इस काल में जनसंख्या भारत में सर्वाधिक रही। चौथी है 1981 से वर्तमान का। वर्तमान में जब 1970 के आसपास आकर भारत में हम विश्व का पहला ऐसा देश बने जिसको अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग बनानी पड़ी, और फिर हमने छोटा परिवार, सुखी परिवार, परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम, जनसंख्या नीति, जब ये सब कार्यक्रम बनाए तब धीरे धीरे भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर घटने लगी। जो 1961 से 71 में लगभग 24.80% की थी, वो वर्तमान में घटकर 17.64% पर आ गई है। पिछले दशक में ये 21.56% के आसपास थी। तो धीरे धीरे जनसंख्या की वृद्धि दर में गिरावट आ रही है, इसलिए इसको घटती वृद्धि दर का काल कहते हैं। जनसंख्या तो बढ़ रही है और भारत का ये आयोग कहता है कि 2000 की जनसंख्या नीति के अनुसार हम 2070 तक भारत की जनसंख्या को क्या कर लेंगे, स्टेबल कर लेंगे। जो 2045 था उसे बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। तो 1981 से वर्तमान का काल, और इस काल में जनसंख्या जो है वो घटती दर से बढ़ रही है। तो ताकि धीरे धीरे इसके लिए कारण जो प्रमुख है वो है अशोधित जन्म दर में गिरावट आ रही है। अशोधित जन्म दर की अधोमुखी प्रवृत्ति या उसमें गिरावट आने से जनसंख्या जो है वो कम होती जा रही है। फिर भी विश्व विकास रिपोर्ट कहती है कि 2025 तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ को छू जाएगी। 135 करोड़ को क्या हो जाएगी, छू जाएगी। चलिए, ये जो था हमारे लिए जनसंख्या के पहले 3 बिंदु थे भारत की द्वितीय पुस्तक की किताब के। तो अगली कक्षा में हम इसी चैप्टर के पार्ट 2 पर बात करेंगे।